मैं वो नंबर नोट नहीं लेती। ओके, सो गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर राहुल है और मैं आपकी आज की क्लास जो है स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स की वो लेने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल एंड आई विल बी टेकिंग क्लास ऑन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स टुडे। सो आई विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो मैं दोनों ही भाषाओं में रहूंगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही भाषाओं में जो समझने वाले हैं उनको समझ में आ जाएगा। सो आई विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस एंड इट विल बी क्लियर फॉर बोथ ऑफ देम। नो नीड टू रेज योर हैंड अगेन एंड अगेन। आपका हाथ रेज करने की अभी जरूरत नहीं है। सारे सवाल जवाब जो है वो हम लोग डिस्कशन सेशन में लेंगे जो कि दिन में होगा। ठीक है, सो नो नीड टू रेज हैंड, ओके। ओके, सो in the last class what we have discussed was just a second। जी मनमोहन जी कुछ बोलना है आपको? शिवम कुछ बोलना है आपको? शिवम धामा शूटिंग। नो सर। तो फिर आप हैंड रेस क्यों कर रहे हैं? अभी मना किया मैंने, अभी नहीं करो, आप क्लास डिस्टर्ब होती है सॉरी इससे। जी मुझे पता है कि आप हो, हम लोगों की मॉनिटरिंग टीम आपको मॉनिटर कर रही है कि कौन है यहाँ पे कौन नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि काइनेसोलॉजी बायोमैकेनिक्स क्या होता है। हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस तरह से काइनेसोलॉजी बायोमैकेनिक्स जो है वो हेल्प करता है प्लेयर को। हम लोगों ने पढ़ा था एक बेसिक एनालिसिस के लिए क्या जरूरत है। हम लोगों ने रेफरेंस सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने एक्सिस प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था और कुछ मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? Sorry, just a second. Sir, I'm in the class now. Can I call? Right. So, in the last class, what we have studied was we have discussed the kinesiology, biomechanics, basics, terminologies. We have discussed why kinesiology is important in sports coaching, and we have discussed regarding some of the basics of analysis like reference system, anatomical position. Then we have discussed regarding the axis planes. We have discussed regarding the fundamental movements. So I will be taking further ahead from that particular point, right? So today's class will be focusing specifically on sports biomechanics. Then what is biomechanics and how the biomechanics is helping a coach, and what are all instruments that we are using to analyze the biomechanical parameters, राइट? सो आज के क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से बायोमैकेनिक्स जो है वो एक कोच को हेल्प करता है, प्लेयर को हेल्प करता है, और किस तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं और कौन कौन सी मशीनें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोमैकेनिक्स में, राइट? ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो जस्ट क्लास शुरू करने से पहले कुछ इन वीडियोस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो जस्ट focus on these videos just before starting the class. Just see what is happening. See, right? Again, another picture. Another picture. Right. So ultimately, what is happening that to perform any of the skill during your sporting movement, because we are talking about specifically sports biomechanics, so we will be talking about only about the sports movement. Okay, so during your sports movement, if you are performing any of the skill, you need to do movement, you need to move your body parts, right? And in biomechanics we are basically study that particular movement. What first is movement analysis, or else first is the monitoring of the movement, second is performance enhancement, and the third one is injury prevention, right? So this is the basic perspective. We are dealing with the movements here. Okay, so क्या हो रहा है तीनों पिक्चरों में? तीनों पिक्चरों में ये पता लग रहा है कि आपको कोई भी स्किल करने से पहले, आपको कोई भी स्किल करनी हो तो उस स्किल को करने के लिए आपको अपने शरीर को हिलाना पड़ेगा, शरीर में हलचल करनी पड़ेगी, शरीर में मूवमेंट्स करना पड़ेंगे, और बायोमैकेनिक्स में हम लोग इस मूवमेंट का अध्ययन कर रहे हैं,
हम लोग इस मूवमेंट को इस तरह से पढ़ रहे हैं ताकि एक तो मॉनिटरिंग हो जाए मूवमेंट का कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, दूसरा ये कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में हम किस तरह से इसकी मदद कर सकते हैं, और तीसरा ये कि हम लोग चोटिल होने से बचा सकते हैं खिलाड़ी को। राइट, तो ये 3 मेन सिद्धांत है बायोमैकेनिक्स एनालिसिस की। राइट, तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं, परिभाषा पे आता हूं। तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जीव। बायो का मतलब होता है जीव, और मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। तो जीव यांत्रिकी मतलब शरीर को एक मशीन की तरह मानकर शरीर में जो हलचल हो रही है उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, जो मशीनी तंत्र इस्तेमाल हो रहा है, वो हमें समझना है। उसे हम कहते हैं बायोमैकेनिक्स। जैसे कि एक इंजीनियर मशीन के अंदर सारे सिद्धांत और प्रिंसिपल और लॉज अप्लाई करता है, उसी तरह हम लोग सेम चीजें जो है वो मानव शरीर में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें कहते हैं बायोमैकेनिक्स। बायो मतलब लाइफ, जीव, और मैकेनिक्स मतलब ऐसा जहां पर फोर्स लगाया है और फोर्स लगाने के कारण मूवमेंट हुआ है, उसे हम लोग मैकेनिक्स कहते हैं। परिभाषा की बात करूं तो बायोमैकेनिक्स एक ऐसा विज्ञान है जहां पर हम लोग बल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग आंतरिक और बाहरी बल के बारे में बात कर रहे हैं, और उस बल की बदौलत शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक और परिभाषा यह है कि जो शरीर में मूवमेंट हो रहे हैं, शरीर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर हम मैकेनिक्स के मद्देनजर देखें, हम लोग उसका मशीनरी मद्देनजर अगर देखें, तो उसे हम लोग बायोमैकेनिक्स कहते हैं। So bio is basically life and mechanics is nothing but the oldest of physical science, or else physics. So if we are involving, or else the machine mechanism. So if we are dealing, or if we are basically studying the movements with respect to the machinery mechanism, like how the movement is taking place, what is the what factor is responsible for that movement, all this comes under the terminology called biomechanics. So there are two definitions. One says it deals with the forces that acting on the body and the effect produced by these forces. The other says that when we study the structure and function of human body with the concept of mechanism, mechanics or physics, it is called biomechanics. Right? All the questions will be, I will be taking all the questions in discussion session, so no questions now. We need to finish our topic. Okay? So ultimately it's a movement science. तो अल्टीमेटली ये एक मूवमेंट साइंस है, यह एक गति विज्ञान है। ठीक है, गति विज्ञान है जहां पर हम लोग शरीर में जो गति हो रही है उसका अध्ययन कर रहे हैं। राइट, सो क्या किस तरह से बायोमैकेनिक्स जो है वो स्पोर्ट्स में योगदान प्रदान कर रहा है, हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू स्पोर्ट्स, सो विल डिस्कस दैट ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो द फर्स्ट इज, if we understand the biomechanics a bit, if we understand the movement, we will be able to evaluate the existing technique. Whatever technique the person is using, player is using, we can evaluate that whether it is correct or not. For that, we need to have understanding of movements. We need to have understanding of biomechanics a bit. So अगर हमें biomechanics का थोड़ा सा ज्ञान है, तो उसकी मदद से हम लोग जो टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस टेक्निक की जांच कर सकते हैं। राइट, तो जांच करके हमें पता लगेगा कि टेक्निक सही हो रही है, गलत हो रही है, इसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं, या क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है। ठीक है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो खिलाड़ियों को कि इसकी टेक्निक ऐसी है, इसकी टेक्निक ऐसी है, इसका रिजल्ट ये मिल रहा है, इसका ये मिल रहा है, तो किस में चेंजेस करने की जरूरत है। उसके लिए हमें मूवमेंट साइंस का पता होना, गति विज्ञान का पता होना जरूरी है। राइट, सेकेंड इज टू फाइंड आउट द फॉल्ट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ टेक्निक। ऑब्वियसली देखो, खिलाड़ी हमेशा परफॉर्मेंस ऑप्टिमम नहीं मिलता है। ठीक है, हमको हमेशा परफॉर्मेंस मैक्सिमम नहीं मिलेगा। तो अगर हमेशा मैक्सिमम नहीं मिलेगा, तो उस दौरान क्या कमी रह गई थी, क्या गलती हुई थी, उसका पता लगाने के लिए आपको मूवमेंट साइंस, गति विज्ञान का पता होना जरूरी है। गलतियां क्या हुई है टेक्निक में। राइट, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम प्लेयर विल गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट, द बेस्ट रिजल्ट। So sometimes if the result is not good enough, so we need to find out the fault that has been taken place during the execution of the technique. And biomechanics is helping us to find out that fault. Right? Because ultimately it is dealing with movements. Right? Now, finding out the fault is very, very easy. That's not a problem. But to find out the cause of the problem is the main thing. And in biomechanics,
If we are having the knowledge regarding the movements, we will be in a position to find out the cause of that fault, so that that can be rectified and the movement can be smoothen again. It could be better again. So गलतियां निकालना तो बहुत आसान है. अगर आपके पास बायोमैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप उन गलतियों का कारण पता लगा सकते हैं, और कारण पता लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उन गलतियों में सुधार कर सकते हैं ताकि वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो. तो पहला था कारण पहले बताओ गलतियां क्या थी वो पता लगाना, और दूसरा है कि गलतियों का कारण क्या है वो पता लगाना. दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट. तीसरा है, अगर हमारे मूवमेंट नॉलेज है, अगर हमें बायोमैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम लोग नई टेक्निक का इजाद कर सकते हैं जो हो सकता है पुरानी वाली से बेटर हो. बेटर मतलब उसमें कम एफर्ट लग रहा है और रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, और बायोमैकेनिक्स साइंस ही वही है जो मूवमेंट पे डील कर रहा है. So, as the biomechanics is science which deals with the only movement, and what we are doing in the sport is movements only. So we can develop the new technique which may be better than the existing one. And when I'm telling it's better, better means with less effort we are getting good development, we are getting good result, right? Not only technique, but we can focus on the training aspect as well, because training is although a movement only, right? It is a movement only. So सिर्फ टेक्निक नहीं, हम लोग ट्रेनिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में भी मूवमेंट ही तो हो रहा है, और अल्टीमेटली हम डील किससे कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं मूवमेंट से. देखिए बायोमैकेनिक्स को नहीं पता है कि आप जेवलिन थ्रो कर रहे हो, आप शॉटपुट थ्रो कर रहे हो, या आप स्विमिंग कर रहे हो, या फिर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, हमें नहीं पता है. बायोमैकेनिक्स को सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट से मतलब है कि मूवमेंट जो शरीर में हलचल हो रही है, गति हो रही है, वो किस तरह से हो रही है. Biomechanics doesn't concern with whatever skill you are performing. It only concerned with the movements that is taking place, whatever movement you do. So we only have to deal with that particular movements, right? And all that movement requires the skills, the training, and we are in a position to develop the new training to develop that particular movement. Now the next is quantification of motor abilities. So if you have the knowledge of biomechanics, you will be in a position to quantify or measure your abilities. Motor abilities means your abilities which makes you to do the skill, like your speed, your endurance, your power, your strength, etc., etc. These all are called motor abilities. So you can measure them if you are having knowledge regarding the movements, biomechanics, kinesiology, and all, and you can use them for the training purposes. So अगर आपको बायोमैकेनिक्स का, काइनेसोलॉजी का थोड़ा नॉलेज है, ठीक है, शरीर के स्ट्रक्चर फंक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो आप आपकी जो क्षमताएं हैं, मोटर क्षमताएं हैं, मोटर क्षमताएं मतलब वो जिसकी वजह से आप काम कर पा रहे हो, आपकी ताकत हो गई, आपकी स्पीड हो गई, आपका स्टेमिना हो गया, आपका पावर हो गया, ये सब चीजों को आप माप सकते हो, उसका आप मापदंड, आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप आपकी ट्रेनिंग को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो. पर उसके लिए आपको मूवमेंट का नॉलेज होना जरूरी है, और वही आपको यहाँ सिखाया जा रहा है, राइट. ठीक है. तो अल्टीमेटली मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहता हूं कि अगर आप असेसमेंट, ये सब क्या है, जांच करना मतलब असेसमेंट करना. अगर आप जांच नहीं कर रहे हो ना ट्रेनिंग में, तो मतलब आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि यार मेरी ट्रेनिंग से ये इफेक्ट हुआ है. और क्योंकि आज का जमाना कंपटीशन का है, अंदाजा लगाने से काम नहीं चलेगा. हमें बहुत कंफर्म होना पड़ेगा, हमें एक्यूरेट होना पड़ेगा कि हमने इतना फर्क लाया है, और उसके लिए मेजरमेंट जरूरी है, और मेजरमेंट के लिए असेसमेंट जरूरी है. और बायोमैकेनिक्स जो है, सारे स्पोर्ट्स साइंस जो है, वो आपको असेसमेंट करवाते हैं, राइट. सो इफ यू आर नॉट असेसिंग, यू आर जस्ट गैसिंग, एंड इन दिस era of competition, guessing is not accepted. You have to be very sure regarding your training program. You have to be very sure what effort, what effect your training program has taken care of, right? For example, if a person is having X amount of time for the swimming lap, okay, after your training it should be X plus something. It's like that. अगर आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर एक स्विमर कुछ भी टाइम ले रहा है, तो ट्रेनिंग के बाद में वो बढ़ना चाहिए, पर वो कब पता लगेगा कि बढ़ा है, तब आप उसको मेजर करते हो तब ना. तो इसलिए मेजरमेंट जरूरी है, इसलिए असेसमेंट जरूरी है. एक बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको साइंस क्यों पढ़ाई जा रही है, आपको स्पोर्ट्स, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सर हमारी पढ़ाई छोड़े हुए तो बहुत टाइम हो गया है, हमें ये समझ नहीं आता है. बहुत सारे लोग होंगे इस पर डेफिनेटली. बट आप आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई.
अगर आप आए हो कोचिंग में तो साइंस आपको पकड़ना, ध्यान रखना। मुझे पता है बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर मान ली, देखिए, आप बिना साइंस को इस्तेमाल करे कोच तो बन जाएंगे आप, कोच बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। वर्ल्ड क्लास कोच आप नहीं बन पाओगे अगर आप साइंस को नहीं रखोगे तो, वेरी ऑनेस्ट। आप देखें, आप जो भी स्पोर्ट्समैन, अगर आज की डेट में हम इंडिया में स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, हम बात करते हैं मीराबाई चानू की, ठीक है। आप देखिए कितना साइंस के साथ इन्वॉल्वमेंट है उनका, हम लोग करते हैं उनका असेसमेंट, आप देखिए कितना असेसमेंट करते हैं हम लोग। तो अगर आप साइंस को नहीं पकड़ोगे तो आप कोचिंग में पीछे रहोगे, ये पक्का है। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल जो पुराना कोचिंग चला आ रहा है, पारंपरिक चला आ रहा है, आप वही फॉलो करते रहोगे। हाँ, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको सब कुछ हो जाएगा, बट आप वर्ल्ड क्लास कोच डेफिनेटली नहीं, आप ओलंपियन क्रिएट नहीं कर पाओगे, ये मेरा वादा है। अगर आप साइंस को इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको साइंस को मद्देनजर ध्यान रखना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको टफ पड़ रहा हो, आप उसमें ज्यादा काम करिए। आपने जब स्पोर्ट्स सीखा था वो भी आपके लिए टफ था, पर आपने मेहनत करके उसको लाया ना, तो यहां भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। सो जस्ट कीप वन थिंग इन माई माइंड, इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग साइंस इन योर कोचिंग, you will become you definitely will become coach, but you won't be the world class coach, because all the world class coaches are incorporating training along with the sports sciences. The sports science is the factor which basically creates Olympians, and I don't think any one of you is thinking less than creating an Olympian. So you need to, I know many of you were like, no sir, we have forgot, we have left the studies so long, we are not into study now, science is a bit difficult. But believe me that you have no option, you have to incorporate science, give extra time. Sports you know already you know the sports, now you need to focus on the science, right? Okay, so philosophy गई, philosophy के आगे हम लोग क्लास में बढ़ते हैं वापस, ठीक है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मोशन की, हम बात कर रहे हैं मूवमेंट्स की, हम बात कर रहे हैं गति की। We are talking about motion, movement. So let's continue with that. So movement means शरीर का एक, हम शरीर की जगह बदल रहे हैं, राइट? अगर मेरा हाथ यहां पर है, अब यहां पर आ गया है, ये मूवमेंट है। So we are basically displacing our body part, changing the position of body part. That is movement. So ultimately movements are of three types. The first is called linear motion. इसे हम लोग, and this can also be called as translatory motion. The second is called rotatory motion, or else it can be called angular motion as well. And the last one is called general motion. Linear motion means when the body is moving into straight line, it is called linear motion. It also has a component which is called curvilinear motion as well. The parabola patterns, they all comes under the curvilinear motion. It also comes under this category only, curvilinear. Angular means when the body is moving at certain angle. For example, I'm having something in my hand. Okay, if I'm moving it straight like this, so this is basically the linear motion. And let's say, and for example, this is a glass of water and I'm drinking water. So you can see there are change of angles at my elbow. So this is called angular motion. General is the combination of two, linear and the angular. So for example, if I'm walking, so angles are changing at my knee and hip, but my body is moving into a straight line. So that is called general motion. Many of the movements, maximum of the movements are general motion only. तो जो मोशन है, जो गति है, वो तीन तरह से होती है। पहली होती है लीनियर, या उसे ट्रांसलेटरी कहते हैं। दूसरा होता है एंगुलर, उसे कोणीय कहते हैं, रोटेटरी कोणीय कहते हैं। तीसरा जनरल मोशन होता है। लीनियर का मतलब है जब शरीर सीधी रेखा में चल रहा है, जब शरीर जो है वो सीधी रेखा में चल रहा है, उसे कहते हैं लीनियर मोशन। इसके अंदर सीधी रेखा भी आएगी और पैराबोला भी आएगा, जिसे हम लोग कर्वीलिनियर भी कहते हैं। दूसरा है एंगुलर मोशन, कोणीय मोशन, जब शरीर किसी कोण पे मूव कर रहा है, कोण पे शरीर चल रहा है, कोण बदल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अपना हाथ मोड़ा, तो हाथ मोड़ा तो आप देखो मेरे कोहनी के वहां पर कोण में बदलाव आया, उसे हम कहते हैं कोणीय मोशन। और तीसरा होता है जनरल मोशन। जनरल मोशन मतलब इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का जोड़, जहां पर लीनियर भी हो रहा है और एंगुलर भी हो रहा है, साथ में हो रहा है। जैसे मैं चल रहा हूं, तो मेरे घुटने और मेरे हिप जॉइंट पर कोण बदल रहा है, पर मेरा शरीर सीधी दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अधिकतर मूवमेंट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, राइट। चलिए अब बात आती है बायोमैकेनिक्स की। अब बायोमैकेनिक्स को मोशन से जोड़ते हैं, ठीक है।
तो बायोमैकेनिक्स जो एनालिसिस होती है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, हम स्टैटिक में कर सकते हैं और हम डायनामिक्स में कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, डायनामिक का मतलब होता है अस्थिर। स्थिर मतलब मैं एक जगह खड़ा हूं और जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो वो होती है स्टैटिक बायोमैकेनिक्स। और वहीं अगर मैं हलचल कर रहा हूं, मैं आपकी मूवमेंट कर रहा हूं, स्किल मूवमेंट कर रहा हूं, मैं शूटिंग में मैं खड़ा हूं, मैं काफी टाइम तक खड़ा रहता हूं शूटिंग में, तो वो है स्टैटिक। तो उस टाइम पर शरीर में क्या बायोमैकेनिक्स अप्लाई हो रही है, एनालिसिस हो रही है, वो होती है स्टैटिक बायोमैकेनिक्स। स्विमिंग में मैं अपनी पोजीशन बदल रहा हूं, वो होती है डायनामिक बायोमैकेनिक्स, राइट। अब इनमें बेसिकली किसी भी बायोमैकेनिक्स के अंदर में दो मेन ब्रांचेस होती है बायोमैकेनिक्स की, जिसमें सारी की सारी एनालिसिस होती है। पहली का नाम है काइनेमेटिक्स और दूसरी का नाम है काइनेटिक्स। ये दो शाखाएं, मुख्य शाखाएं हैं बायोमैकेनिक्स की, काइनेमेटिक और काइनेटिक्स। ये शब्द याद कर लीजिएगा, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। ये शब्द, इन्हीं दो शब्दों के अंदर बायोमैकेनिक्स जुड़ी हुई है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। मैं आगे बताऊंगा ये होता क्या है। सो अंडर द अम्ब्रेला टर्म बायोमैकेनिक्स we can analyze biomechanic parameters into static as well as into the dynamic position. Static means when I'm shooting, for example, so I'm basically in a static position. Static, I'm not moving at all. So again, we can analyze biomechanic parameter. While in the dynamic position means when the body is moving. And if the body is moving, we can again analyze some biomechanical parameters. So all the parameter, they are basically comprises of two main branches of biomechanics. One is called kinematic and other one is called kinetics. Kinematic and kinetic. Just remember these two words. These two words are the key factor for the biomechanics. Kinematics and kinetics. Okay, I will tell you in the coming up slide what do you mean by this. So kinematic are basically the parameters or the points which describe the motion of a body. Right? Which is basically describing the motion. For example, let's say like how far the body moves, how consistent the body moves, what was the angle, what was the position, what was the speed of the body, what is the height of release, all these parameters, right? How much distance has been covered. These all are basically called kinematic parameter, which is describing the motion, right? For example, the movements are, for example, distance, displacement, speed, velocity, acceleration. These all are the points which are describing the motion, but there is no force. So without force, everything comes under kinematics. So kinematic वह पैरामीटर होते हैं, वह कारक होते हैं, वह बिंदु होती है जो किसी भी मूवमेंट को एक्सप्लेन करती है, जो किसी भी मूवमेंट को समझाती है, उसका वर्णन करती है। जैसे आपका कितना दूरी तय किया है, आपका एंगल कितना था, आपका स्पीड कितना था, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या थी, ये सारी चीजें आती है काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में अगला फैक्टर होता है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक वह कारक होते हैं जो बताते हैं शरीर के मूवमेंट का कारण, क्या कारण था जिसकी वजह से शरीर मूव हुआ। कारण क्या होगा, बल लगाया आपने, बल लगा तो मूवमेंट हुआ। आप बैठे हो, बैठे के आपके मूवमेंट करके खड़े होना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा, राइट। तो बल लगा के अगर मूवमेंट हुआ है तो बल की बात अगर जहां आती है वो आते हैं काइनेटिक्स के अंदर। तो फोर्स जो है वो पूरा का पूरा आएगा काइनेटिक के अंदर। तो काइनेटिक बेसिकली टेल्स यू रिगार्डिंग द कॉज ऑफ ए बॉडी टू मूव, एंड द अल्टीमेट कॉज ऑफ बॉडी टू मूव इज नथिंग बट फोर्स। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, it is called kinetic parameters. So two parameters are there, kinematics and kinetic. Kinematics are the one which are dealing with which is describing the motion without considering the force. And kinetic means we are dealing with force, that how much force has been applied. Right? All the questions I will be taking in the discussion session, please. No questions now. We don't have much time. All the questions will be in the discussion session, please. Yeah. Keep ready your questions, note down the questions and then we can take, not an issue. So दो चीज बताई मैंने, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। काइनेमेटिक, काइनेटिक, ठीक है, याद रख लीजिए शब्द ये। काइनेमेटिक वो थे जो मूवमेंट का वर्णन कर रहे हैं कि कितना डिस्टेंस तय किया, कितनी स्पीड थी, कितना एंगल था, क्या पोजीशन थी, सो ऑन। और वहीं काइनेटिक वह पैरामीटर थे जो मूवमेंट का होने का कारण बता रहे हैं। क्या कारण था मूवमेंट के होने का, बल लगाना।
अगर बल की बात करता हूं तो वो सारी चीजें आती है काइनेटिक के अंदर। ये सारे पैरामीटर जो दूसरे बताए मैंने, ये बल की वजह से बनते हैं। तो अल्टीमेट पैरामीटर यहाँ पर बल है, तो बल पे ही ध्यान दो, फोर्स पे ध्यान दो। ऑल दिस पैरामीटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फोर्स, so just focus on the force here. So if I want to explain that slide again, so let's say if I'm going for a walking analysis, for example, so if I'm talking about angles, if I'm talking about distance, or else if I'm talking about time, everything comes under the terminology called kinematics, right? And if I'm talking about the force which has generated while walking, so this comes under the kinetic. So अगर मैं मान लीजिए कि वॉकिंग एनालिसिस मुझे करना है, so वॉकिंग एनालिसिस करते टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं कोण की, एंगल की, अगर मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस कितना तय किया, दूरी कितनी, मैं बात कर रहा हूं समय की, टाइम कितना लगाया, ये सब चीजें आती है काइनेमेटिक के अंदर। और वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं बल की, बल कितना लगाया, फोर्स कितना लगाया, तो वो सब आती है काइनेटिक्स के अंदर। और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि जेवलिन थ्रो, ठीक है, तो जेवलिन थ्रो की बात करूं तो कितने डिग्री एंगल पर जेवलिन थ्रो किया, कितनी हाइट पर जेवलिन थ्रो किया, कितनी स्पीड, जेवलिन जब हाथ से निकला तो उसकी स्पीड कितनी थी, मेरे रिस्ट, एल्बो, शोल्डर की पोजीशन कहां थी, ये सब चीजें आती है काइनेमेटिक्स के अंदर। अब कितना फोर्स लगाया जेवलिन के अंदर, तो फोर्स जहां आता है वो आता है काइनेटिक के, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेवलिन थ्रो। So at what angle the javelin has been released, at what height is that it has been released, with what speed the javelin was released. This all comes, what is the position of wrist, elbow, shoulder, everything. It comes under the kinematics. On the other hand, how much force has been applied to release the javelin is basically kinetic factors. Right? Okay, we are moving ahead. Why it matters? Now the question comes, ये जरूरी क्यों है? ये सवाल आता है। So it is important because it is giving you the answer of two important questions: what and why. What is happening? Kinematics is giving you the answer. Why it is happening? Kinetic is giving you the answer. ठीक, अब जरूरी क्यों है ये जरूरी है क्योंकि ये दो मुख्य सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्या हो रहा है काइनेमेटिक बता रहा है, क्यों हो रहा है काइनेटिक बता रहा है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी याद करिए बायोमैकेनिक्स में, काइनेमेटिक और काइनेटिक। पूरी की पूरी बायोमैकेनिक्स इन दो के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम करते कैसे हैं ये सब चीजें। मैंने बता दिया कि हम लोग ये करते हैं, ये पैरामीटर्स हम करते हैं, काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स हम लोग करते हैं। अब करते कैसे हैं इस पे आते हैं, है ना। क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या मशीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पे आते हैं। तो पहली है उसमें वीडियो एनालिसिस। वीडियो एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस मतलब सिंपल सी चीज है कि हम लोग वीडियो कैप्चर करते हैं, आपकी स्किल का वीडियो कैप्चर करते हैं और उस वीडियो को फिर एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर में डालकर। ठीक है, जैसे आप यहां देख रहे हो कि यहां पर हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी हम लोग एंगल निकाल रहे हैं। तो मतलब बस वीडियो शूट करना है और एनालिसिस करना है। तो वो सबसे पहला फैक्टर है वीडियो। तो हम लोग उसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और हम लोग कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम लोग काइनेसोलॉजी मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, कौन से जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है वो, और काइनेमेटिक फैक्टर सारे अभी जो बताया मैंने, सारे काइनेमेटिक फैक्टर हम लोग उसमें चेक कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मींस मूवमेंट की क्वालिटी पता लगाना कि क्वालिटी वाइज वो मूवमेंट कैसा था। क्वालिटी वाइज मतलब उसमें कोई झटका तो नहीं लगा, कोई गलतियां तो नहीं थी, वो सारी चीजें हम लोग क्वालिटी वाइज चेक करते हैं। क्वांटिटी मतलब संख्यात्मक, संख्यात्मक मतलब हम लोग उसकी संख्या निकाल रहे हैं, उसमें से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, नंबर्स दे रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कौन से जॉइंट पर मूवमेंट हो रहा है, हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक फैक्टर कौन कौन से, डिस्टेंस कितना तय किया, कोण कितना था, स्पीड कितनी थी, सो ऑन। प्रोसेस सिंपल है। प्रोसेस में हम लोग वीडियो करते हैं, एक वीडियो शूट किया और उस वीडियो को हमने सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के एनालिसिस किया। ये दो सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, डार्टफिश और किनोविया। किनोविया फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे लैपटॉप्स पर, मतलब विंडोज पर। डार्टफिश जो है वो लाइसेंस के थ्रू मिलता है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा खर्चा आता है। ठीक है, हाँ, आप लोग जब आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए तब आपको बताया जाएगा सब कुछ, ठीक है, कि किस तरह से हम लोग करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है वीडियो एनालिसिस के, जिसमें हम लोग एक पैरा एथलीट है उसके साथ में काम कर रहे थे। ये अगेन सेम एग्जांपल है कि हम लोग देख रहे थे कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बॉडी एक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वीडियो एनालिसिस की मदद से करते हैं, राइट।
एक और एग्जांपल है लॉन्ग जंप का क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ये शैली सिंह अगर आप जानते हो शायद तो, ठीक है, शी इज अ लॉन्ग जंपर, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन लॉन्ग जंपर। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का एग्जांपल है, ये हम वीडियो एनालिसिस की मदद से कर सकते हैं। अगेन एक और एग्जांपल है फ्लाइट का। ये एग्जांपल है मीराबाई का वेट लिफ्टिंग के लिए। आप देखोगे इसमें कि वेट लिफ्टिंग में इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि बारबल किस तरह से मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग पता लगा रहे हैं वीडियो की मदद से कि बारबल की ट्रेजेक्ट्री क्या है। ये सारी एनालिसिस हम लोगों ने की है, राइट। आप देख सकते हो येलो लाइन साथ में चल रही है, वो बारबल की ट्रेजेक्ट्री है। ऊपर एक और बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स में वेलोसिटी है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है बारबल की। सेकंड पिक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कि फर्स्ट पुल, सेकंड पुल, थर्ड पुल का टाइम कितना है। तो ये सब आप वीडियो एनालिसिस की मदद से कर सकते हो, और ये सारे काइनेमेटिक फैक्टर है, ये सारे के सारे काइनेमेटिक एनालिसिस है, राइट। ट्रिपल जंपर आप देखोगे तो ट्रिपल जंपर में हमने ट्रेजेक्ट्री पार, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेजेक्ट्री है। आप देखोगे कि हर जंप में उसका बॉडी एंगल कितना था, वो हम लोगों ने निकाला है। आप देखोगे कि उसने कितना डिस्टेंस तय किया है, वो निकाला है। आप देखोगे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी थी उसकी, वो निकाली हम लोगों ने। तो ये सारी चीजें काइनेमेटिक फैक्टर होते हैं, और हम लोग ये वीडियो एनालिसिस की मदद से करते हैं। और ये सब पैरामीटर कोचेस को हेल्प करते हैं अपना ट्रेनिंग डिसाइड करने के लिए, राइट। ये सब डिमांड करते हैं कोचेस, और हम लोग उसको आगे करते हैं। So coaches decide, the coaches demands from us and then will deliver, right? So with the video analysis, we can do all these things. All the factors can be done with the help of video analysis. Again, the triple jumper, here we are basically focusing on how high and how low he went, the center of gravity of that particular person. इसमें हमने देखा कि center of gravity कितना ऊपर और कितना नीचे गया है, right? तो ये तो था वीडियो एनालिसिस जिसमें हम लोग काइनेमेटिक डाटा पता कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्स ट्रांसड्यूसर पर। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है सेंसर, फोर्स सेंसर। तो बेसिकली फोर्स मतलब आया, तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक। हम लोग यहां बात करेंगे काइनेटिक के बारे में, राइट। अब यहां पर क्योंकि बिकॉज फोर्स वर्ड हैज कम हियर, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट काइनेटिक्स हियर, राइट। So for that there is equipment called force platform. Force platform. So force platform is such kind of equipment on which if we do any of the movement, it gives you the ground reaction forces. It gives you the force that you have applied. And with that force, we can analyze so many things like how strong the legs were, or else particular part were, what is the speed of the movement, what is specific strength, like concentric strength, eccentric, how much control he is having, what are the chances of injury that he is having, what is the power that he can generate. Everything can be done using this particular force plate. Okay, so there is a simple test on the force plate called vertical jump test. For example, a person is doing a vertical jump test on the force plate, we can get this kind of graph. This graph tells you that how much strength that he has applied for the jump, what was the flight time, so that we can calculate the jump height, and what was the force he has applied on the landing. All these parameters are important for the biomechanical analysis. So इसमें मैंने बताया आपको कि एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है फोर्स प्लेटफॉर्म। तो फोर्स प्लेटफॉर्म ऐसा इक्विपमेंट है, टाइल की तरह है, आपके जो घर में टाइल लगी हुई 2x2 की उसकी तरह है। ये ऐसा इक्विपमेंट है, इसके ऊपर आप कोई भी एक्टिविटी करो। आप शूटिंग करना चाहते हो, आप इसके ऊपर खड़े रह शूटिंग कर लो, आप इसके ऊपर चल लो, आप वॉक कर लो, जो मर्जी हो, ये बदले में बताएगा कि आपने कितना बल लगाया है, कितना फोर्स लगाया है। और उसकी मदद से हम कई सारी चीजें एनालाइज करते हैं। जैसे इसमें एक टेस्ट होता है जिसमें हम लोग वर्टिकल जंप टेस्ट करते हैं, वर्टिकल जंप, काउंटर मूवमेंट जंप टेस्ट करते हैं। जंप के बाद में हमें ग्राफिकल फॉर्म मिलता है, ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ से पता लगता है कि उसने कितनी स्ट्रेंथ लगाई, वो कितनी देर हवा में था, उसकी जंप हाइट कितनी थी, उसने लैंडिंग फोर्स कितना लगाया। अब इन सारी चीजों से हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। आप जब आएंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए, हम आपको ये करके दिखाएंगे, आपको इक्विपमेंट बताया जाएगा सारा, राइट। हम लोग दोनों पैरों की एसिमेट्री निकाल सकते हैं, फर्क कितना है। आप दो ग्राफ देखोगे, एक राइट का और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। So this is basically we are finding out the asymmetries between right and left. Full squats, same test can be done. Shoulder plyometric, we can do any number of tests here, any number of tests. Drop jump, again one of the important tests, biomechanics test. Forward lunge, so any test can be done, right? Another equipment is called electronic timing gates. Timing gates, it is like a photo finisher. So it basically gives you the time, or it gives you the speed.
So we can calculate the speed with that particular speed velocity with the particular equipment. So it will show you this also. So when you comes, I will show you this, right? So that will be more clear to you. So another दूसरा equipment है टाइमिंग गेट्स. तो टाइमिंग गेट्स बेसिकली आपको स्पीड के बारे में बताता है. टाइमिंग गेट आपको स्पीड चेक, एजिलिटी चेक के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड में रख के. ये फोटो फिनिशर की तरह है. तो आप जब आएंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से ये काम करता है, राइट? ये साइकिलिंग में हम लोगों ने टाइमिंग गेट यूज किया था. आप देखो जगह जगह हम लोग नंबर ऑफ टाइमिंग गेट यहाँ भी यूज किया है, यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है. तो हम लोग हर सेगमेंट का स्पीड पता लगा सकते हैं कि इस सेगमेंट में स्पीड कितना था, इस सेगमेंट में स्पीड कितना था, एंड सो ऑन, राइट? आप देख सकते हो कि यू कैन सी दैट वी हैव पुट इट एट वेरियस डिस्टेंस, desired distance, so we can come to know regarding the segmental speed of that particular player, so that the data can be used by the coaches to decide their training protocol. ये डाटा कोचेस यूज करेंगे अपना ट्रेनिंग को डिसाइड करने के लिए, राइट? another device, another equipment is called isokinetic device. So isokinetic device एक ऐसा मशीन है जिसकी मदद से आप किसी भी मांसपेशी को चेक कर सकते हो, मसल्स को चेक कर सकते हो एक जॉइंट पर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नी जॉइंट पर क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग साथ में काम करती है, तो मैं उन दोनों मसल्स को चेक कर सकता हूं कि वो दोनों मसल कितना फोर्स प्रोड्यूस, कितनी ताकत प्रोड्यूस कर सकती है, कितना बल प्रोड्यूस कर सकती है, दोनों में कितना फर्क है. मान लीजिए कि एक मसल जो है वो 100% प्रोड्यूस कर रही है, तो दूसरी मसल उसके कंपैरिजन में कितना कर रही है. और ये डाटा है जिसकी वजह से कई सारी इंजरी होने से हम लोग बचाते हैं ट्रेनिंग करवा कर. पता लगेगा कि मसल का जो फोर्स जनरेशन है वो एक समान है या नहीं है, दोनों पैरों में कितना डिफरेंस है. ये सब चीजें हम आइसोकाइनेटिक की मदद से पता लगा सकते हैं. तो आइसोकाइनेटिक डिवाइस बेसिकली इट टेल्स यू रिगार्डिंग हाउ मच force the muscle can produce at a joint. For example, if I'm talking about quadricep and hamstring that work as a knee joint, so how much force the quadricep is producing, and comparing to the quadricep, how much force hamstring is producing. And that may be a key factor for many of the hamstring injuries. So we are identifying that and we can work on them and we can, avoid such kind of injuries. What is the difference between right and left side, dominant, non-dominant, everything can be identified here. Right? So with this kind of data we'll get here. For example, this is for quadriceps and this is for hamstring. इस तरह का डाटा हमें मिलता है. जैसे ये quadricep है, ये hamstring है. जो रेड है वो लेफ्ट साइड है, रेड वन इज लेफ्ट, एंड राइट जो है वो ब्लू है. So आप देखोगे in this particular picture I can see that left is more stronger than right. This also for quadricep also, hamstring also, right? And I can see that hamstring is value is lower than quadricep, means quadricep is more stronger ultimately. We can come to know the exact values of this also. So यहाँ पर हमें देखना को मिल रहा है कि देखिए अभी जो लाल वाला है वो लेफ्ट साइड है और जो नीला वाला है वो राइट साइड है. तो मुझे देखने को मिल रहा है कि लाल वाला ग्राफ ऊपर है, मतलब लाल जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा स्ट्रांग है दोनों केस में, क्वाड्रिसेप में भी हैमस्ट्रिंग में भी. और आप देखोगे क्वाड्रिसेप का ग्राफ बहुत ऊपर तक आया है और हैमस्ट्रिंग का नीचे तक ही है. तो मतलब क्वाड्रिसेप कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है. अब कितना है वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पता लग जाएगी, कोई इशू नहीं, राइट? इस तरह के ग्राफ हमें मिलेंगे इसमें. ईएमजी दूसरा डिवाइस है. तो ईएमजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ठीक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, मायो मतलब मसल, मांसपेशी, और ग्राफी मतलब ग्राफ बनाना. जिस तरह से हार्ट में ईसीजी होता है ना, हार्ट का ईसीजी होता है, सबने सुना होगा, जिसमें हमें ग्राफ मिलता है, उसी तरह मांसपेशियों के लिए ईएमजी होता है. तो जिस तरह ईसीजी जो है वो हार्ट का एक्टिविटी बताता है कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, जैसे ईएमजी मसल्स का बताता है कि मसल्स कैसे काम करती है, कहां पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, कहां पर रिलैक्स करती है, इस तरह. तो इट इज जस्ट लाइक अ ईसीजी फॉर हार्ट. सो वी आर हैविंग ईसीजी फॉर हार्ट, सिमिलर वी आर हैविंग ईएमजी फॉर मसल्स. तो ईसीजी इज गिविंग यू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हाउ हार्ट इज वर्किंग, इट इज गिविंग यू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Similar way, EMG is giving you the graph for the muscle, how the muscles are working, where it is contracting, where it is relaxing, how long it is contracting, how long it is relaxing, and everything. You can see the graphs here, such kind of graphs. These are the sensors. ये सब EMG सेंसर है, ये जो लगे हुए हैं ना, ये सब EMG सेंसर है, right? Okay, so that's it. So ये था बेसिक की बायोमैकेनिक्स के बारे में क्या है. ठीक है, किस तरह से हम लोग कोचेस की मदद कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग प्लेयर्स की मदद कर रहे हैं, और आप जब कोच बन जाएंगे तो आप भी इस तरह से सब्जेक्ट से मदद ले सकते हैं.
अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर हर जगह पर ये मशीनें इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हम क्या करें? तो मेरा ये है कि अगर आप कोचिंग को थोड़ा सीरियसली लेते हैं और अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो आपके पास, सबके पास मोबाइल कैमरा तो होते ही है। तो मोबाइल कैमरा से वीडियो बनाइए, कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, उन सॉफ्टवेयर पर आपके वीडियो अपडेट करिए और एनालिसिस करिए। कुछ नहीं तो उसमें स्लो मोशन देखते देखते ही आप बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे। स्लो मोशन में वीडियो बनाइए और आइडेंटिफाई करिए, ये भी हो सकता है, राइट? सो द बेसिक क्वेश्चन नाउ कम्स इज दैट we don't have the equipment everywhere, but believe me, you can do the biomechanical analysis with your mobile cameras also. Just shoot the video in slow motion and keep watching it into the loop, different loop. Definitely you will be coming out with something very special, right? Try to identify the body demand. For example, there are so many like in table tennis specific, if I talk about, okay, there are many players who are having back pain. So try to find out the reason for that back pain. That position is like that, they have to, lie down, they have to bend forward and then they have to play for a long duration time. If their quadricep is not strong enough, if their gluteus is not strong enough, if their core is not strong enough, they will definitely develop with the back pain. So back pain is basically a fault. I'm giving you the reason, the cause of that fault, how it can develop. सो धीरे धीरे आप अगर वीडियो एनालिसिस से शुरू करेंगे तो वहां पर हम बायोमैकेनिक्स एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा कुछ और इक्विपमेंट है, सॉरी एप्लीकेशंस है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन होता है कोच आई। आप लोगों ने देखा भी होगा कोच आई। कोचेस आई बेसिकली आपके ऑनलाइन एंड्रॉइड और आईओएस पे अवेलेबल है। आप इसमें बेसिक एनालिसिस मतलब स्लो मोशन वीडियोज, एंगल निकालना, लाइन ड्रॉ करना, ये सारी चीजें बहुत आराम से कर सकते हो। उसका प्रीमियम वर्जन के लिए लाइसेंस होता है, बट फ्री वर्जन में हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है, इफ अगर आप सीरियसली कोचिंग में इन्वॉल्व है और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक माई जंप करके एप्लीकेशन है, माई जंप। उसमें आप लोग जंपिंग एनालिसिस जो फोर्स वाली बताई थी मैंने, वो सारी कर सकते हो। ऑल कैन बी डन। बट नहीं, कुछ नहीं करना है तो मोबाइल कैमरा तो हमारे पास है ही है, सिंपल सी बात है, right? So this is all about the lecture, this is all about the class, and we will be meeting in the discussion to have your questions. Keep your questions ready so that everything will be sorted out. So यही था अभी के लिए, और डिस्कशन में मिलते हैं आपके प्रश्नों के साथ में। तो आपके प्रश्न तैयार रखना और हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को हम उस प्रश्नों को हम लोग सिलसिलेवार तरीके से खत्म करें। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू कैन लीव द क्लास नाउ।